नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम जिक्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि ये अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। इसके अलावा 2 एमएलसी सीट जो सम्राट चौधरी की तारापुर की सीट है, उसके अलावा मंगल पांडे की सिवान की जो सीट है, दोनों खाली हो गई है। तो दीपक प्रकाश को क्या मौका मिलेगा? इसके अलावा हम प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो एसआईआर के मुद्दे पे थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ और भी चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसके अलावा हम निशांत की खरमास के बाद राजनीति में जेडीयू में एंट्री की बात भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के 2 पदाधिकारी अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करते हैं, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे रिश्वतखोरी के बारे में, क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का ये मेन फोकस बन गया है। क्योंकि लेसी सिंह भी जिस तरह से धमदाहा विधानसभा में जाती हैं और इसके बारे में कई लोगों को उजागर करती हैं, कई तरह की सलाह देती हैं, तो हम ये जिक्र करेंगे कि क्या भाजपा का मेन फोकस जो है वो रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन लेने का है। इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पंकज कुमार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले जिक्र करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की 4 महीने के बाद जो है वो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनको रिपीट करेगी? इसके अलावा दीपक प्रकाश को लेकर भी इतना तय हो चुका है कि वो विधान परिषद में बीजेपी कोटे से एंट्री करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी की विधानसभा में 2 सीटें खाली हुई। पहली सीट है सम्राट चौधरी की, और अब उसके अलावा मंगल पांडे की जो सिवान की सीट है, तो दोनों सीट खाली है। तो क्या आपको लग रहा है कि खरमास के बाद कुछ चेंजेस होने वाले हैं? देखिए, आपको ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हलचल की चर्चा बहुत जोरों से सुनाई पड़ती है। जिस समय उन्होंने दीपक प्रकाश को सीधा मंत्री बनाया और दीपक प्रकाश जिस ड्रेस में पहुंचे थे उसको लेकर के, उस पूरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ था जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, उसकी चर्चा में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा मीडिया को भी मिला था, वो ये था कि दीपक प्रकाश ऐसे अचानक सीन में कैसे आ गए। लेकिन अब आप तमाम नेताओं पर नज़र डाल करके देखें तो आप ये पाएंगे कि वो अपने अगले जनरेशन को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद ऑलरेडी अपने सुपुत्र तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इधर आप देख लीजिए, निशांत कुमार की चर्चा बड़ी जोरों पर है और इस बारे में हम लोग बात भी करने जा रहे हैं कि क्या वो सरकार में आ रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा बड़ी जोरों पर है। अब आप देखिए, 45 साल की पार्टी हुई और 45 साल के ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो भला इस मुहिम में उपेंद्र कुशवाहा पीछे क्यों रहेंगे? इस बात को आप जान लीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया तो कई चर्चा हुई, और एक चर्चा ये भी हुई थी कि बिहार का सेशन चल रहा था और उसमें जो स्पीकर होते हैं उनसे मिलने माधव आनंद और 2 और विधायक चले गए थे, और फिर बात ये होने लगी कि क्या ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि बाजपट्टी से जो विधायक हैं, अगर मैं सही जगह का नाम ले पा रहा हूँ, तो वहाँ के रामेश्वर महतो जो हैं वो पार्टी को तोड़ने की मुद्रा में है, विद्रोही तेवर अपना चुके हैं। वैसे अभी औपचारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अंदर खाने ये खबर चल रही है। पर बड़ी खबर क्या है मैत्री, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को 1.5 साल के लिए समय दिया गया था, जो कि अप्रैल में पूरा हो जाएगा। उनको क्या एक्सटेंड किया जाएगा? अंदर खाने ये खबर मिल रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि या तो आप एमएलसी का सीट ले लीजिए या राज्यसभा का सीट ले लीजिए। अब अगर इस तरीके से बीजेपी बात करती है उपेंद्र कुशवाहा से, तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के पास तो एक ही विकल्प होगा, या तो वो एमएलसी की सीट ले लें या राज्यसभा की सीट ले लें। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर एक ही चॉइस होगा तो वो एमएलसी की सीट लेंगे, क्योंकि बीजेपी, माफ करिएगा, अपने सुपुत्र
को वो मंत्री के तौर पर कंटिन्यू कराना चाहेंगे। आपको बेहतर पता है कि कोई भी अगर विधानसभा का सदस्य ना हो या विधान परिषद का सदस्य ना हो, अगर वो सीधा मंत्री बनता है तो 6 महीने के भीतर उसको विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना पड़ता है। अब ये दीपक प्रकाश को भी ऐसा ही होना पड़ेगा। तो दीपक प्रकाश विधान परिषद से जाएंगे, ये चर्चा तब बाहर आई थी जब दीपक प्रकाश मंत्री बने और फिर कहा गया कि बीजेपी उनको एक एमएलसी का भी सीट देगी। पर अब जो चर्चा सामने आ रही है उसमें यह है कि बीजेपी कह रही है या तो आप राज्यसभा एक्सटेंड करा लें, मतलब फिर से हम आपको भेज दें, या आप एमएलसी की सीट ले लें। अब ऐसे मौके पर जो खबर आ रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि हमें राज्यसभा की सीट दो या मत दो, लेकिन हमारे सुपुत्र को मंत्री पद पर कंटिन्यू रखना है और एमएलसी का सीट हमको चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जेन जी जिसको कहते हैं, उसको अब पदस्थापित करने में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लग गई है। एक पिता उपेंद्र कुशवाहा पिता की भूमिका जोरदार निभा ही रहे हैं, साथ ही साथ वो पार्टी में अपने भविष्य को भी पदस्थापित करने में लग गए हैं कि इस पार्टी को आगे कौन चलाएगा, तो दीपक प्रकाश ही चलाएंगे। अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो वो संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मेरे पास ये जानकारी है कि संगठन के विस्तार के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयासरत हैं। एक तरफ बीजेपी कुशवाहा वोटों को आकर्षित करने में लगी हुई है। आप देखें, स्टार नेता की तरह सम्राट चौधरी उभरे हैं। सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाया गया है। सम्राट चौधरी रोज अपने बयान से चर्चा में हैं। तो सम्राट चौधरी का इमेज एक कड़क नेता के तौर पर बने, बेहतर प्रशासक के तौर पर बने। वो कुशवाहा समाज से आते हैं तो कुशवाहा वोटर उनके पीछे मुस्तैदी से खड़ा हो, उसके लिए सम्राट चौधरी प्रयासरत दिख रहे हैं और पार्टी उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दे रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? उनका भी आधार वोट बैंक तो कुशवाहा ही है ना। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा संगठन में हाथ पैर मार सकते हैं, अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए अंदर खाने ये चर्चा बहुत तेज है कि आखिरकार अगर अब बीजेपी एमएलसी का सीट ही देगी तो राज्यसभा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे क्या? वैसे आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर किसी भी इस तरह की बात किसी भी बड़े नेता के द्वारा कही नहीं गई है, कोई औपचारिक सूचना नहीं है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसकी चर्चा हम और आप बैठ करके अभी स्टूडियो में कर रहे हैं। इसके अलावा हम निशांत कुमार की भी बात करेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन की राजनीति में एंट्री हो रही है, तो दिल्ली में जो जेडीयू के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं अमित शाह के साथ। उसके बाद ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बढ़ती उम्र है और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चिंताएं हैं लोगों की, वो सब निकलकर सामने आता है और कहते हैं कि निशांत कुमार की ऐसे में एंट्री होगी। और क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि संजय झा जिस तरह से निशांत कुमार को साथ लाते हैं, तो ये एक क्लियर मैसेज था कि सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है निशांत कुमार का। देखिए, सॉफ्ट लॉन्च तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो चुका जी। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, आपको बता दें तो नीतीश कुमार एक कला के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। और वो क्या है कि हमेशा अपनी पार्टी के भीतर ही वो 2 क्लियर कट पैरेलल लाइन तैयार रखते हैं। कब किस लाइन को बड़ा करना है और किसको छोटा कर देना है, नीतीश कुमार इस काम को बखूबी करते हैं। अब देखिए, एक लाइन ऐसा था जो बिल्कुल बीजेपी के साथ जाने का पक्षधर है और एक लाइन है जो माइल्ड है, वो बीजेपी को सशंकित निगाहों से देखता है। अब वो जो दूसरा लाइन है उसमें कहा जाता है कि उसमें कई नेता आते हैं। वो नेता आते हैं जैसे मनीष वर्मा आते हैं, ललन सराफ आते हैं, संजय गांधी आते हैं, श्रवण कुमार आते हैं। ये वो नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक से उपजे हुए नेता हैं, जिनको जेडीयू के भविष्य की चिंता है। और इधर जो नेता संजय झा और ललन सिंह हैं, उनके बारे में पार्टी के भीतर ही कहा जाता है कि ये प्रो बीजेपी
नेता है। दरअसल दोनों की जाति भी आप देखेंगे तो दोनों की जाति या बिरादरी जो है वो बीजेपी के आधार वोट बैंक है। इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ रिश्ता रहे तो वो दो नेता पावरफुल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच में मीडिएशन का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। पर अभी खबर ये नहीं है। खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ी जोरों पर रही है कि नीतीश कुमार बदले जाएंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार लंबा नहीं चलेंगे, और जब लंबा नहीं चलेंगे तो उनको जबरदस्ती ऐसे क्यों पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए। अब इन सब के बीच में ये बात तो आती है कि जब नीतीश मजबूत नहीं है, नीतीश स्वस्थ नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने इस पूरे नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास किया है। आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो नीतीश कुमार आए दिन कभी आपको नवादा में दिखेंगे, कभी आपको हाजीपुर में दिखेंगे, कभी आपको सारण में दिखेंगे, कभी आपको अन्य शहरों में दिखेंगे, कभी कोई गन्ना फैक्ट्री घूम रहे होंगे, कभी कोई आप देखेंगे स्कूल में चले जाएंगे। दरअसल ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है कि आप चेंज ऑफ गार्ड करिए, और एक तरफ बीजेपी इस तरह का दबाव बना रही है तो जेडीयू अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। जेडीयू जानती है कि नीतीश चेहरा है, अगर बीजेपी नहीं मानती है तो क्या नीतीश की जो विरासत संभालने वाले नेता हैं निशांत, उनको आगे क्यों नहीं किया जाए, और उनको आगे कुछ दिन किया जाए, उनका गवर्नेंस देखा जाए, उनको स्थापित किया जाए, और जब नीतीश हटने वाली स्थिति में होंगे तो निशांत को आगे कर दिया जाएगा, जिससे बिहार की राजगद्दी भी नीतीश की विरासत के पास रह जाएगी। जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं या जो उस समाज के शुभचिंतक हैं जो जेडीयू को पावरफुल देखते रहना पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी तक छवि बचाने के लिए परिवारवाद से दूर हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने में ज़्यादा प्रयत्नशील दिखे तो पार्टी नहीं बच पाएगी। और बड़ा अच्छा मैत्री, आपको याद होगा पटना में हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे थे, और वहाँ पर जब मैंने ये सवाल पूछा था उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना था कि नीतीश कुमार के साथ एक अजीब सी विडंबना है उनके सामने। वो अगर अपनी छवि बचाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और पार्टी बचाएंगे तो छवि नहीं बचेगी। तो अब नीतीश कुमार भी इससे आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने बेटे को आगे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैं 1000% श्योर हूँ कि संजय झा कभी भी उस तरह की बात नहीं करते अगर पार्टी से उनको इस तरह का इंडिकेशन नहीं मिला होता, या नीतीश कुमार ने उनसे इस तरह की बात नहीं कही होती। दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर समर्थकों का दबाव भी है, पार्टी के भीतर उन लोगों का दबाव है जो जेडीयू के आधार वोट बैंक समझे जाते हैं। वो भी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर है, ये पड़ाव कभी भी खत्म हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें निशांत को तैयार तो रखना पड़ेगा। अब निशांत को तैयार रखने के लिए आप अचानक उनको राजनीति में तो ला नहीं देंगे, इसलिए अगर फिर से सत्ता पर नीतीश नहीं भी रहे सत्ता में, तो सरकार में तुरंत कौन आ जाए? निशांत आ जाए। तो नीतीश के सामने निशांत सरकार में आएंगे या नीतीश हटेंगे तब निशांत सरकार में आएंगे। इसलिए चर्चा बड़ी जोरों पर है कि खड़मास के बाद निशांत को सरकार में लाया जाएगा, सरकार का अनुभव उनको दिया जाएगा, और सरकार का अनुभव दिया जाएगा। फिर अगर बीजेपी दबाव बनाती है तो जेडीयू के तरफ से कहा जाएगा कि निशांत सरकार चलाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देख लें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कुशवाहा मतलब लव कुश में बीजेपी ने कुश पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अब कुश का वोट बैंक भी ज़्यादा है, अगर इनका 2% के आसपास है तो उनका 4% के आसपास कहा जाता है। तो ये बीजेपी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को परेशान करता है। सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सत्ता को लेकर के रस्साकशी तेज है। बीजेपी अपने पत्ते बड़ी सावधानी से खेल रही है, दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने पत्ते खेल रही है।
जेडीयू में भी एक नेताओं की फौज है जो नीतीश, जो संजय झा और ललन सिंह को सशंकित निगाहों से देखता है। वो ये मानता है कि ये दो नेता ऐसे हैं जो बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। ऐसे में हमें जेडीयू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो नीतीश को बचाए रखना होगा, और अगर नीतीश कुमार को हटाना मजबूरी बन जाता है तो एक हमें विकल्प खड़ा रखना होगा जो उनकी अनुपस्थिति में नीतीश कुमार के विकल्प को सामने रखा जा सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई आपको सामने दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सहमत का खेल दोनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। कहने को आरजेडी विपक्ष है, पर यकीन मानिए लड़ाई अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच घनघोर है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी देखना दिलचस्प होगा। दोनों सरकार में भी हैं, लेकिन अब जेडीयू अपने अगले जनरेशन को आगे लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है खड़मास के बाद निशांत सरकार में शामिल हो सकते हैं, और शामिल होंगे तो उनका एक बड़ा कद होगा। आप देखिएगा उनका इमेज बनाया जाएगा। जैसे बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी सरकार में नहीं आए थे, एक एमपी की तरह काम कर रहे थे, तो उनकी हर भूमिका पर लोगों की नज़र होती थी, मीडिया में खबरें छपती थी। कहा जा रहा था कि युवराज तैयार हो रहे हैं महाराज बनने के लिए, पर युवराज से महाराज का समय काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब अगर आप निशांत की बात करेंगे तो भाई पिता ने तो जोरदार सीटें जीती ही है, 85 जेडीयू की सीटें हैं, 89 बीजेपी की सीटें हैं। जेडीयू की सीट भी कम नहीं है, और अब लोग खुल करके कहते हैं कि भाई इस जीत का मुख्य चेहरा तो नीतीश ही थे। पर अगर नीतीश बीमार पड़ते हैं या नीतीश फिट नहीं माने जाते हैं, नीतीश को रिजाइन करने के लिए बीजेपी दबाव बनाती है, तो जेडीयू एक कार्ड तैयार रखना चाहती है जो आगे कर सके और बता सके कि नीतीश की जगह लेने के लिए हमारे दूसरे नेता तैयार हैं। बिल्कुल, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रिश्वतखोरी के खिलाफ हम लगातार देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं एनडीए में। सम्राट चौधरी की बात कर ले, विजय सिन्हा की बात कर ले, सीधा जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और निपटारा करते नजर आ रहे हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत पर कई अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार भी लगाए हैं, और सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, लेसी सिंह का भी एक मामला सामने आया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने राजस्व कर्मियों को काम के बदले अवैध वसूली की कई शिकायतें उनके सामने आई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। तो सर, क्या लग रहा है बीजेपी को ये रिश्वतखोरी का जो मामला है बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या एनडीए के लिए कितना इंपॉर्टेंट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सत्ता लेने से पहले आप कुछ नया उम्मीद जगाएंगे ना, और जब आप नई उम्मीद नहीं जगाएंगे और फिर आप ये मैसेज नहीं देंगे कि हम लोग कड़क लोग हैं, हम लोग इस पर समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक एनडीए की सरकार थी, उसमें बीजेपी हिस्सा थी, लेकिन बीजेपी कहेगी क्या? बीजेपी यही तो कहेगी ना कि वो नीतीश चेहरा थे, मैं चेहरा नहीं था। नीतीश चेहरा थे, मैं चेहरा नहीं था, लेकिन अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता हूं, तो हमारे पास कई विजन है। अब आप देखेंगे कि बिहार का प्रॉब्लम क्या है। बिहार की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, और जब वो खेती पर निर्भर होती है तो उसको बहुत सारे ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे ज़्यादातर बिहारी नाराज रहते हैं। अब आप देखिए, जब जमीन बिक्री का मामला होता है, और ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि 60 से 70% ऐसा मसला जो क्राइम से जुड़ा होता है, उसके पीछे भी जमीन का विवाद होता है, और कई बार बिहार के डीजीपी ने इसको लेकर के चिंता भी प्रकट की है। अब सवाल उठता है कि इस सरकार पर आरोप गंभीर क्या है? इस सरकार पर आरोप है कि ठीक है, एनडीए में अब जो अपराध करता है वो गिरफ्तार होता है, लेकिन एनडीए में करप्शन बढ़ गया है। पहले जो काम 100 रुपए में होता था, अब वो काम 500 रुपए में होता है, 1000 रुपए में होता है। ये एनडीए के क्रिटिक्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब जब ज्यादातर लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनको ब्लॉक जाना पड़ता है, ब्लॉक में उनका पाला कर्मचारी से पड़ता है, सर्किल ऑफिसर से पड़ता है, उनकी जमीनें म्यूटेशन के लिए लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, उसका म्यूटेशन नहीं होता, जिसको हम हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज के जो नियम हैं उसमें कई सारी पेचीदगियां हैं।
अब आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे 4 भाई है, 4 भाई में 3 भाई ने तय कर लिया है कि चौथे भाई को जमीन नहीं देना है और जमीन उसके पिता के नाम पर है, तो तीनों भाई का एनओसी चाहिए होता है। भले ही पिता ने मौखिक रूप से चारों भाई को अलग अलग जमीन बांट दिया है, लेकिन जमाबंदी किसके नाम पर चल रहा है? तो पिता के नाम पर चल रहा है। अब ये 3 भाई ने तय कर लिया कि चौथे को जमीन नहीं देना है और चौथा कहीं बाहर नौकरी कर रहा होता है या चौथा इशूलेस है, उसके बच्चे नहीं है। अब ये 3 भाई क्या सोचता है कि ये चौथा तो जब मरेगा तो उस जमीन का बंटवारा हम ही तीनों भाई के डिसेंडेंट के बीच में होगा, और जब वो एनओसी नहीं देता है, मतलब वो साइन नहीं करता म्यूटेशन पे, तो चौथा भाई लटका होता है, उसके नाम का म्यूटेशन हो नहीं पाता है। चौथा अगर जमीन बेचना भी चाहेगा तो वो बेच नहीं पाएगा, खरीदार उसको मिल नहीं पाते हैं। अब वो ब्लॉक का चक्कर लगाता है, वो डीएम का चक्कर लगाता है। ब्लॉक और डीएम इस ये जो कानून है उससे बंधे होते हैं, वो आगे बढ़ कर के इस शिकायतों का निपटारा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और इसमें वो पढ़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि तुम्हारा यह मामला है, तुम कोर्ट में निपटा लो। अब आपको पता है कि सिविल का कोई भी मसला कोर्ट में कितना लंबा समय लेता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, और ये विवाद जो है हिंसा का शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर मर्डर्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप पाएंगे जमीनी विवाद होता है। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि कई बार एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि बिहार में एक बड़ी परिपाटी रही है। वो परिपाटी क्या रही है कि आपने जमीन बेच दी पर साथ ही साथ म्यूटेशन नहीं होता है। आप अन्य प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आपने जमीन बेची, साथ ही साथ म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन ये बिहार में नहीं होता। इसलिए हमने आपको जमीन बेचा और हमारे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिवेन्यू भी सरकार को चला गया, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपके नाम पे जमीन आया नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी और को भी बेच दूंगा, तो ये जमीन विवादित हो गया। तो विवाद की वजह वहां पर है, और वहां पर राजस्व कर्मचारी, सर्किल ऑफिसर की बड़ी भूमिका है। वो फिर भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? इस पे सवाल उठ रहा है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि जहां बड़ा वोट बैंक है, जहां गांव है, जहां रियल बिहार इन्वॉल्व है, शामिल है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। इसलिए आप देखेंगे विजय सिन्हा काफी एक्टिव नजर आते हैं, वो हड़काते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी उन्होंने एक जनता दरबार किया और जनता दरबार में उन्होंने पाया कि गलत तरीके से राजस्व कर्मचारी ने जमाबंदी पिता के नाम के होने की वजह से वो मामले को अटकाए हुए थे। अब उन्होंने वहीं पर क्लास लगा दी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, 6 महीने बीत गए अभी तक तुमने नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने तमाम लोगों को एक मैसेज भेज दिया, संवाद भेज दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जनता दरबार में ये लोग आएंगे, फिर अधिकारी बचेंगे नहीं, कर्मचारी बचेंगे नहीं। और मुझे लगता है ये सरकार अगर सक्सेसफुली कर देती है तो ये सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसीलिए बीजेपी, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले चैट में क्या कहा कि बीजेपी के नेता अब आगे बढ़कर के जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो अपने आप को करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर बताने में लगे हुए हैं। ये काम सम्राट चौधरी भी अपने तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सारे जेल में सीसीटीवी लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्राइम जेल से ही हो रहा है। अब सोचिए, सम्राट चौधरी गुंडा बैंक के खिलाफ बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जेलों में सीसीटीवी लगाने की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी तरह का माफिया बचेगा नहीं, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो। दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जो उनके पास विभाग है, वो कह रहे हैं जमीन माफिया की खैर नहीं, वो कह रहे हैं खनन माफिया की खैर नहीं। तो बीजेपी अब अपने आप को अपराध के खिलाफ आगे ला रही है, जो लोगों को अपील करे। बीजेपी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके नेता अपने आप को आगे बढ़कर के क्रूसेडर साबित करने में लगे हुए हैं, जिससे कल को बीजेपी सत्ता संभाले तो लोगों का समर्थन उनके साथ हो। और इसी तरीके से आप पाएंगे कि लेसी सिंह भी ये कहने में लगी हुई हैं कि नीतीश कुमार, जबकि लेसी सिंह जेडीयू
से आती हैं। लेसी सिंह का पूर्णिया में दबदबा है। आप तो हमारे साथ पूर्णिया में थी, हमने उनसे पूछा भी था कि सुनने में ये आता है कि यहाँ की असली बॉस आप ही हैं और जो आप चाहती हैं वही पूर्णिया में होता है। वो धमदाहा से विधायक भी हैं। उनके पास 815 शिकायतें आई और 1/3 से ज्यादा जमीन से जुड़ा मामला था। वहां पर भी यही लफड़ा था, तो उन्होंने जबरदस्त राजस्व कर्मचारी को हड़काया है। सबसे बड़ी बात मैत्री ये है कि बिहार के प्रॉब्लम में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी एक चीज का है तो वो जमीन का म्यूटेशन है, जमीन का बंटवारा है, जमीन संबंधित विवाद है और 60 से 70% मर्डर भी जमीन को लेकर के ही बिहार में होता है। अगर सरकार वाकई इसको ढंग से हैंडल कर लेती है तो सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और जो भी मंत्री ऐसा कर लेंगे उन्हें एक बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा तमगा मिलेगा, वो बहुत पॉपुलर होंगे। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि वो ब्लॉक ही वो इंटरफेस है जो सरकार और आम लोगों से मिलान कराती है। आम लोगों का अनुभव ब्लॉक से ही पहली बार होता है और लोकल थाने से ही होता है। अगर वहां पर हम मामले को ठीक कर लिए तो लोगों में अपराध के खिलाफ चलाया जाने वाला मुहिम एक उन्हें प्रोत्साहित करेगा और उन्हें सरकार के ऊपर भरोसा जगाएगा और जो मंत्री ऐसा करेगा वो मंत्री काफ़ी लोकप्रिय दिखेगा। और इसलिए आप देखिए कि बीजेपी गवर्नेंस मॉडल को थोड़ा परिवर्तित करते हुए अपराध पर लगाम, माफियाओं पर लगाम, इस तरह की बात करते हुए वो जोरदार तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। सर, क्योंकि अगले शो का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे पास प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात की जो खबर है वो डिस्कस करना ज़रूरी भी है। और पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात होती है और जब मीडिया कर्मी जब प्रियंका गांधी से ये पूछते हैं तो प्रियंका गांधी बोलती हैं कि ये कोई न्यूज़ है। और इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रशांत किशोर नरेश मीणा से मुलाकात करते हैं जो राजस्थान के नेता हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी से मुलाकात, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? प्रशांत किशोर चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है। 3 साल का उनका एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। प्रशांत किशोर को लगता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को मिला करके जब तक बीजेपी को धक्का नहीं दिया जाएगा तब तक उनका पॉलिटिकली रिकॉग्निशन होगा नहीं। अभी वो चाणक्य के तौर पर तो रिकॉग्नाइज्ड हैं पूरे देश में, लेकिन चंद्रगुप्त के तौर पर फिसड्डी साबित हुए। हाँ, ये बात और है, उनकी बातें बिहार के चुनाव में सब लोग करते थे, उनकी बातों का असर हर पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दिखा है। लेकिन चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाए। इस बात को आप जान लीजिए, उनका खाता तक नहीं खुल पाया और इसीलिए प्रशांत किशोर चुप कैसे बैठेंगे। कांग्रेस को भी दरकार है प्रशांत किशोर की और कांग्रेस को भी लगता है कि आरजेडी के साथ अलायंस उसका नेचुरल नहीं है। इसलिए ये जो आप गुप्त मीटिंग देख रहे हैं उसी का एक तकाजा है। बीजेपी और एनडीए में कोई वैकेंसी तो प्रशांत किशोर के लिए है नहीं। कांग्रेस जो कि लुढ़की हुई पार्टी है, कमजोर दिखाई पड़ती है, पर राष्ट्रीय पार्टी तो है ही। प्रशांत किशोर इसीलिए कांग्रेस के साथ अलायंस करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ वो जाएंगे तो जो अपने आप को गांधीवादी बताते हैं वो गांधीवादी भी बताते रहेंगे, मुसलमान का वोट भी ले पाएंगे और एक बड़ा तबका, यंग तबका उनके साथ जो जुड़ा है वो अगर उसको लगेगा कि प्रशांत किशोर ताकत में है तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ सकता है। इसीलिए उस प्रयास में लगे हुए हैं। यकीन मानिए प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल फोर्स बनने के लिए वो हर कोशिश करेंगे जिससे अगले चुनाव में वो प्रासंगिक दिख सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की मुलाकात जो है वो राजनीतिक संकट के रूप में भी देखा जा रहा है और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।